तो आज हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ है कि यह इसको नाम को ही थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करके हम लोग समझते हैं तो ये कहता है कि दो चर वाले यानी कि जो भी समीकरण होगा उसमें दो चर होंगे, चाहे वो एक्स और वाई के रूप में हो, चाहे ए और बी के रूप में हो, चाहे एम और एन के रूप में हो, कुछ भी हो वो दो चर में हमको प्राप्त होंगे। और इसके बाद रैखिक कहा गया है। रैखिक का मतलब होता है कि वो दोनों चर चाहे जो भी हो उनके घात एक रखा गया हो, है ना। घात यानी कि पावर जो है एक रखा गया हो, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। परिभाषा में भी यही बात बोला गया कि वह समीकरण जो दो चर को उपयोग किया गया हो, दोनों चर पर घात एक रखा गया हो, तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। जहाँ पे ए और बी जो है वो एक कोई अचर राशि होगा और एक्स और वाई हमारा चर है, ठीक है। ए और बी और सी भी, है ना। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए कि 3x प्लस वाई बराबर 4, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं 3x प्लस वाई माइनस करके इधर 4 बराबर 0, ये दोनों एक ही समीकरण है। तो यहाँ पे a और b के रूप में, यहाँ पे जैसे a के रूप में 3 है और b के रूप में यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानते हैं तो 1 है ना। और अचर पद c के रूप में 4 है। इसके अलावा x और y जो है वो इसमें चर के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका घात आप देख सकते हैं कि 1 है। तो इसलिए इनको जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, तो पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने के 4 विधियाँ हैं। हाँ, हम लोग जब 10 क्लास में हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम लोग हल करने जाएंगे तो वहाँ पे 4 विधि आपको मिलेंगे। ग्राफीय विधि है पहला, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। ये 4 विधियाँ हैं। 4 विधि में से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं, जो कि आपको एक ही रिजल्ट देते हैं। क्योंकि समीकरण एक ही है तो किसी भी विधि से हल करेंगे तो आपका आंसर यानी रिजल्ट सेम मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग ये चारों विधि को सीखने वाले हैं। ग्राफीय विधि जो हम लोग ग्राफ पे सीखेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज जो कि हम लोग नॉर्मल कॉपी पे सीखते हैं, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ पर अध्ययन करते हैं, ग्राफ पर ही बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले इस लाइन को समझाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक आते हैं। कहता है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की संख्या एक हो तो उनके अनंत हल होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए आपके सामने अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण है और दो चर के रूप में है, जैसे x प्लस 5y बराबर 10 कहा गया कि इनके हल क्या हैं, तो इनके हल किसी एक संख्या की ओर इशारा नहीं करता, इनके बहुत अनेक हल हो सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने हल भी किया यहाँ पे कि x बराबर हमने निकाला, तो आपको पता है कि 10 इधर है और ये 5 अगर इधर जाएगा तो प्लस का है, तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कैसे करते हैं, तो 9th क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि y का आप विभिन्न मान यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपको x एक निश्चित मान मिलेगा। इसके विभिन्न मानों पर x को एक निश्चित मान मिलेगा। जैसे देखिए y को हमने 0 रखा तो x बराबर हमने क्या प्राप्त किया 10, और ये 5y है तो 5 गुना 0 हो गया बराबर अब 10, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये देखिए यहाँ में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे ना, तो ये पूरा ख़त्म हो गया तो ये पूरा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह y बराबर हमने 1 लिखा तो आप देखिए 10 और 5 गुना y था तो 5 गुना 1 कर दिया तो आपको 5 प्राप्त हो गया। उसी तरह हमने 3 ले लिया तो 10, 5 गुना y था तो 5 गुना 3, यहाँ पे 3 करना होगा, ठीक है। तब जा करके आपको -5 मिलेंगे। इस तरह से आप y को कितने भी मान रख करके आप x प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक हल का एक टेबल बनाया हुआ है, इस तरह से आगे और भी मान रख करके आप x और y अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब संभव है, जब आपको एक ही समीकरण, आपको दो चर वाले में एक ही समीकरण दिया जाता है और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको कुछ दे देगा, इसका व्यापक ही रूप दे देगा ax प्लस by बराबर c के रूप में, और कहेगा कि इनके कितने हल होंगे, तो आप इनको अनंत हल के रूप में कह सकते हैं कि अनंत हल होंगे। लेकिन जब इसी के सापेक्ष एक और समीकरण दे देता है तब उनके जो हल होते हैं, उनके हल जो होते हैं, उनके हल के प्रकार यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। देखिए हमने लिखा कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की संख्या 2 हो, लाइक जैसे ऐसे देखिए ये यहाँ पे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनकी संख्या 2 है। अब इनको हम हल करेंगे तो इनके हल क्या होंगे, तो इनके हल के 3 केस बनते हैं। देखिए 3 केस क्या क्या है। पहला केस है कि या तो उनके एक हल होंगे, उन्हीं को एक हल को ही हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं, तो ये एक प्रकार हो गया।
और एक दूसरा होता है अनेक हल, जैसे इसमें अनेक हल देख रहे थे, वही इनमें भी संभव है कि अनेक हल हो जाता है। तीसरा संभव है कि कोई हल नहीं निकल पाता, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल पाता। ठीक है, तो हम लोग पहले अध्ययन करेंगे कि दो चर वाले समीकरण का कब एक हल होगा, कब अनेक होगा और कब कोई हल नहीं होगा। तो देखिए, आप जो है कुछ नियमों को जान करके, ऐसा नहीं कि दो समीकरण को आप हल करेंगे इसके बाद आपको पता चलेगा, आप उनके कुछ बारीकियां को पकड़ेंगे जिससे आप सॉल्यूशन करने से पहले ही आप कह सकते हैं कि उनका कितने हल होने वाले हैं। जैसे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे नोट किए हैं, ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण को हम लोग अभी व्यापक रूप में लेकर चलते हैं कि माना ये दो समीकरण जो हैं a1x b1y और c1 बराबर 0 तथा इसी के सापेक्ष दूसरा समीकरण a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पे a1 क्या है, एक गुणांक है ना। समीकरण 1 में आपको a1 b1 c1 मिलने वाले हैं, समीकरण 2 में आपको a2 b2 c2 मिलने वाला है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए a1 ये है 3, b1 आपका 1 हो जाएगा, c1 आपका 7 हो जाएगा, a2 आपका 2, b2 -1 होगा क्योंकि साइन सहित बोलना है, और c2 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अभी व्यापक रूप में a1 b1 के रूप में हम लोग चेक करते हैं। तो पहला हमने स्थिति लिया है कि कब इसका एक हल होगा। तो देखिए, कहता है नियम कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, तो ऐसे समीकरण के एक हल होते हैं या उसी को अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, अभी इतनी बात पर हम लोग चलते हैं ना कि एक हल होंगे या उसी को हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे हमने समीकरण को लिया जिसमें ये आपको दो समीकरण है जहाँ पे हमने a1 b1 और c1 के रूप में हम लोग 4, 5 और 10 देखे, और a2 b2 c2 के रूप में 3, 7 और 17 देखे, 3, 7 और 17 देखे। तो आप यहाँ पे चेक करिए, a1 बटा a2 4 बटा 3 आ जाएगा और b1 बटा b2 जो है 5 बटा 7 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण का हल एक होता है, और जब इनको आप ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि हमने कहा कि इन समीकरणों को हल करने के 4 विधियां हैं, तो जब ग्राफीय विधि से आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे समीकरण के लिए एक लाइन आपको एक पहला समीकरण के लिए जाएगा, दूसरा लाइन आपको कहीं से भी जा सकता है, तो वो जो हो जाएगा वो पहले का समीकरण के लाइन वाला वो काटते हुए जाएगा, किसी एक बिंदु पर निश्चित तौर पर ये काटेगा। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे कोशिश किया कि एक बिंदु पर यहाँ काट दिया है। ठीक है, तो जब एक बिंदु पे काटता है तो इसका मतलब यही होता है कि एक हल होगा। अगर ये दो बिंदु पे काटता, जो कि संभव तो नहीं है, लेकिन अगर दो बिंदु पे काटता तो दो हल हो जाते हैं, है ना। जैसे आप द्विघात का कभी ग्राफ बनाए होंगे, द्विघात समीकरण का, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण का ग्राफ जो है ना दो जगह पे काटता है, तो इसलिए उसके द्विघात यानी दो आपको घात होते हैं और दो हल निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो ये तय है कि यहाँ पे आपका एक ही बिंदु पे काटता है, इसलिए आपको एक हल निकलेगा। ठीक है ना, तो इसी के बारे में, चूंकि आप देखिए रेखाओं के आचरण अगर आप देखें तो आपको रेखाओं के आचरण से भी पूछे जाते हैं। रेखाओं का आचरण मतलब क्या कि वो समांतर है कि प्रतिच्छेदी, बस दो ही तो आचरण होते हैं रेखाओं के, या तो समांतर या तो प्रतिच्छेदी। तो आप यहाँ पे साफ तौर पर देख रहे हैं कि रेखाओं का आचरण कैसा है, तो ये प्रतिच्छेदी है। तो ये जो बगल में हमने बात लिखा प्रतिच्छेदी, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेखाओं के बिहेव के बारे में, आचरण के बारे में, तो आप उसके बारे में प्रतिच्छेदी कह सकते हैं, है ना। और इनके अलावा कुछ और भी पूछे जाते हैं, जैसे ये रेखाएं अगर एक साथ मिल गई हैं कहीं न कहीं बिंदु पर, तो उनको संगत या अविरोधी, एक ही बात है दोनों, संगत या अविरोधी के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी आते हैं, a1 बटा a2 अगर बराबर b1 बटा b2 का नहीं होता है, तो अगर हल के बारे में कहा जाए तो आप एक हल कह सकते हैं या द्वितीय कह सकते हैं। रेखाओं के आचरण के बारे में कहेगा तो प्रतिच्छेदी कहते हैं। और दो टर्म यहाँ से और होते हैं, संगत और असंगत के। तो आप देखिए यहाँ पे रेखाएं मिली हुई हैं तो संगत या अविरोधी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा केस कहता है कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, और a1 बटा a2 बराबर हो जाता है b1 बटा b2 का, और बराबर हो जाता है c1 बटा c2 का भी, तो इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, अनेक हल होता है, भी इसी को पकड़ते हैं कि अनेक हल होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे समीकरण को लेकर दिखाया हुआ है कि 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x प्लस 2y बराबर 14। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे a1 बटा a2 निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ पे a1 आपको पहचान लिया, आसान होगा कि a1 क्या है, एक सगुणांक, अब a2 क्या है, इसमें का x गुणक है ना, समीकरण का 1 का a1 और ये समीकरण 2 का a2। ठीक है ना, तो a1 बटा a2 करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 निकलेगा, कट जाएगा ये। और इसमें b1 बटा b2, तो b1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और b2 यहाँ पे है 2, तो आपको b1 बटा b2 भी 1/2 निकलेगा। ठीक है, और c1 बटा c2 यानी कि 7/14, तो ये भी आपको 7/14 देखिए कट जाएगा, तो ये भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी बराबर हो गए, सभी बराबर हो गए, तो अवश्य ही इनके अनेक हल होंगे। ठीक है ना,
तो ऐसे समीकरण का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको हमने पहले दिखाया कि देखिए ऐसे समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे, जैसे हम इस समीकरण का ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से लाइन जाएगा सीधा, ठीक है ना। और फिर दोबारा क्या होगा कि जब इस समीकरण का भी आप ग्राफ बनाएंगे तो इसी लाइन पर होते हुए, इससे ज़रा भी अलग नहीं, इसी लाइन पर होते हुए वो भी निकल जाएगा ना। तो इसी लाइन पर होते हुए वो भी निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके हर एक इस पूरे रेखा को काटते हुए निकल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि इस रेखा को एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हल होगा, तो ये तो पूरे रेखा को ही काट दिया, तो इसके हर एक बिंदु ही हर एक बिंदु ही हल हुआ। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका अनेक हल होता है, ठीक है ना। तो अनेक हल होता है इसलिए कहा जाता है। इसके बाद हम लोग इसको इस तरह के बिहेव जो दिखाता है कि एक रेखा के ऊपर एक और रेखा निकल गया, तो इसको को हम लोग आश्रित या समपाती बोल देते हैं। समपाती मतलब एक ही के ऊपर एक निकल जाना, ठीक है ना। और चूंकि कभी कभी ये इससे भी पूछा जाता है कि संगत है कि नहीं है, तो हाँ रेखाएं मिली हुई हैं तो इसलिए हम लोग इसको संगत भी कह सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये बात हो गया। चलिए तीसरा केस है कि अगर A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 का, परंतु बराबर नहीं होता है C1/C2 का, तो ऐसे में इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना, कोई हल नहीं होता है। कैसे समझेंगे इस बात को, तो देखिए आप जो है, चलिए हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के बताया हुआ, पहले चेक करिए। तो A1/A2 यानी कि यहाँ पे एक से गुणा कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 3 तो 1/3। B1/B2 यानी कि 3/9, तो 3/9 कट के ये भी 1/3 का ही रूप हो जाएगा। और C1/C2 यानी कि 9/28, ये नहीं कटेगा, इसी रह जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर है, परंतु C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसे समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो सपोज करिए कि ये लाइन निकल गया समीकरण 1 का, ठीक है। फिर इसके लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो समझिए कि ये लाइन निकल गया समीकरण 2 का, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समांतर है, कभी कितना भी आगे बढ़ा लीजिए इसको कि कभी टकराएंगे ही नहीं। और जब नहीं टकराएंगे तो ये रेखाएं कैसी हो गई, समांतर हो गई। और हमने बार बार बोलते हो कि जब रेखाएं मिलती हैं तो ही हल का निर्माण होता है। रेखाएं नहीं मिलेंगी, जैसे यहाँ पे एक पर मिली तो एक हल, यहाँ पर अनेक मिली तो अनेक हल, यहाँ मिली ही नहीं तो कोई हल नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कोई हल नहीं, है ना। और रेखाओं के आचरण के बारे में कहा जाएगा तो ये समांतर है ना, और समांतर होते हैं और कोई हल नहीं है। और इसके अलावा देखिए जब हमने कहा कि मिलती हैं तो संगत भी कहा जाता है, तो यहाँ पे तो मिली नहीं तो इसको असंगत या असंगत को विरोधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब अगर आपको ग्राफ बनाने आता है तो ठीक है, नहीं अगर आता है तो आप इन बातों को अवश्य ध्यान रखें कि ये कंडीशन जो आपका है A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है तो एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, प्रतिच्छेदी होता है, संगत होता है और विरोधी होता है। इतनी बातों को जरूर याद रखें। ये तो हमने ग्राफ से बताने की कोशिश भी किया, लेकिन अगर आप ग्राफ बाय द वे अगर आप नहीं बनाए हैं कभी और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप ज़रूर याद कर लें ये कंडीशन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड मॉडल के तौर पर बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और इसके आधार पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, जब आएगा तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग एक एक जो विधि है वो ग्राफ कैसे, ग्राफ ये विधि और भी विधियाँ हैं, समीकरण कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है।